आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है, उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया, उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से, उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया, उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है, जो कि सुरक्षित है। उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। ये निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा, क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। तो ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। ये प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि जब इतना संशय है तो फिर अभी परीक्षा को क्यों नहीं टाल दिया जाए। स्वाभाविक है, ये सबके मन में ये सवाल उठेगा, और इसका उत्तर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश में छुपा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ, ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है। माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल है इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया। इसलिए हम
डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा को नहीं टालेंगे। डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है। 3,80,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे, लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य को, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस तीखी टिप्पणी के आलोक में, और हम इसको परीक्षा को कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे। लेकिन रिजल्ट हम, स्वाभाविक है, रिजल्ट हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब वो पात्र होंगे। अगर वो पात्र नहीं होंगे तो हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, और वैसी स्थिति में उनका एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये भी संशय था लोगों के मन में कि अगर हम एग्ज़ाम दे देते हैं और मेरा एक चांस बेकार चला जाएगा, मेरा रिजल्ट नहीं देंगे। जब हम रिजल्ट ही नहीं देंगे तो हम उनका एक चांस भी नहीं मानेंगे। आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने, चूँकि इसी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ भी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इसलिए हमने अभी तक बताया भी नहीं था कि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हमारे कमीशन ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है। तो इस बार अगर आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको 1 घंटा से अधिक, मतलब कि 2.5 घंटा से लेकर के 1 घंटा पहले तक में आपको प्रवेश मिल सकता है। आपको उसी के हिसाब से वहाँ पहुँच जाना है, और 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा प्रवेश। और इस बार कैमरा भी लगा रहेगा, गेट पर भी, कक्ष में भी। तो इसलिए इसका कोई उल्लंघन न करे, ये सब कैमरा के नज़र में रहेगा।